नमस्कार, डिजाना विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। कोरोना का कहर जारी है। आंकड़े बताकर मैं आपको डराना नहीं चाहता। रोज आंकड़े देख रहे हैं, रोज आप रिपोर्ट्स देख रहे हैं और कोरोना से जितना हमको डरना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा हम डरे हुए हैं। लेकिन इस वक्त ज़रूरत सकारात्मक सोच की है, पॉजिटिव अप्रोच की है। हमें ये भी जानना चाहिए और ये सोचना भी चाहिए कि इस महामारी से हम कैसे बच सकते हैं, इस महामारी का हम कैसे सामना कर सकते हैं। इन्हीं तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेदांता हॉस्पिटल की एसोसिएट डायरेक्टर कार्डिक सर्जरी डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव। यूँ तो आप हार्ट सर्जन हैं, लेकिन इन दिनों आप अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी समझते हुए, सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए कोविड पेशेंट का इलाज कर रही हैं, उन्हें संभाल रही हैं। जो हाल ही में राधा स्वामी में कोविड केयर सेंटर बना है और उसमें जो ब्लॉक मेदांता हॉस्पिटल के लिए अलॉट हुआ है उसकी आप इंचार्ज हैं। वहाँ लगातार लगभग 80 मरीजों को वो देखकर सीधे सेंटर से यहाँ आई हैं। इसके अलावा जो मेदांता हॉस्पिटल ने आइसोलेशन इन होटल एक प्रोग्राम चालू किया है, जिसमें एक होटल हॉस्पिटल ने अधिग्रहित की है। उस हॉस्पिटल के अंदर भी 20 से करीब पेशेंट्स हैं, उनको भी आप रोज़ देख रही हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए हार्ट सर्जन होने के बावजूद भी अपनी लाइन से हटकर कोविड मरीजों को संभाल रही हैं, उनकी केयर कर रही हैं, उनका इलाज कर रही हैं, उनके बीच में लगातार खतरे के बावजूद भी सुबह से शाम तक मौजूद रहती हैं। हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू। शिप्रा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो कोविड का ये दौर जो चल रहा है, जो आप लगातार पेशेंट्स देख रही हैं, तो इसमें किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं इस म्यूटेंट में, किस तरह का ये है और क्या इसको आप अनुभव कर रही हैं डॉक्टर के नाते कि कितना ये खतरनाक है? देखिए, कोविड एक पैंडमिक है और आज हमारा एक नेशनल क्राइसिस भी है। हमें इससे डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। जो आम जनता में एक पैनिक है, एक डर है, आई थिंक वो नहीं होना चाहिए हमें। 80% पेशेंट्स जो होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। तो ऐसे मरीजों को जो एसिम्प्टोमेटिक हैं या जो माइल्डली सिम्प्टोमेटिक हैं, इनको होम आइसोलेशन काफ़ी होता है या रूम आइसोलेशन जिसे कहा जाता है। बस इतना करना चाहिए कि उन्हें अपना सैचुरेशन रोजाना, ऑक्सीजन सैचुरेशन, हाँ, पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करते रहना चाहिए। 94 या अबव वो रूम एयर पे सैचुरेशन मेंटेन करते हैं तो वो आराम से अपने रूम आइसोलेशन पे या नहीं तो होटल आइसोलेशन पे ऐसे मरीज रह सकते हैं। यदि उनको सिम्टम्स थोड़ा ज़्यादा आता है, बुखार होता है, मॉडरेट डिसीज़ जैसा लगता है या सैचुरेशन 94 से कम आता है उनका, तब उनको अपने चिकित्सक की हेल्प जरूर लेना चाहिए। मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारे पास होटल आइसोलेशन की भी सुविधा है, जहाँ पे हम इन मरीज़ों को जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है और घर में लगता है कि जैसे इनको कोविड है और घर में अनेक सदस्य हैं, बूढ़े हैं, माँ बाप हैं, बच्चे हैं और घर में इतना बड़ा नहीं है कि सबको एक एक कमरा दिया जा सके। हाँ, तो मेदांता हॉस्पिटल ने ये सुविधा उपलब्ध कराई है। हाँ, आइसोलेशन इन होटल, जहां हमारी पूरी नर्सों की टीम, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स का राउंड, मैं खुद जाती हूं राउंड लेने। हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनके सारा पैरामीटर्स चेक करते हैं, पूरी मेडिसिन्स भी हम प्रोवाइड करते हैं। और हाँ, कभी कोई इमरजेंसी होती है या लगता है कि इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी तो इमीडिएटली हम उन्हें अपने हॉस्पिटल में शिफ्ट करके जो होटल आपने लिए वो बिल्कुल पास में ही है आपके? बिल्कुल पास में हमारी एम्बुलेंस आ जाती है और आप ऑक्सीजन की कमी लगने पर होटल से सीधे उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं। हाँ जी, और पूरे टेस्ट करके उनको हम प्रॉपर उनकी चिकित्सा करते हैं। मैं डॉक्टर शिप्रा आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपके परिचय में कहा कि आप कार्डिक सर्जरी हैं, हार्ट सर्जन हैं, ये अचानक आपके मन में ख्याल क्यों आया है कि इस समय आपको, जब मैं देख रहा हूँ, मुझे क्षमा करिए कहने के लिए कि बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कोविड की ड्यूटी से बच रहे हैं। वो तो कहते हैं कि भाई मैं तो डर्मोलॉजिस्ट हूँ, मैं तो हड्डी का डॉक्टर हूँ, मैं तो बच्चों का डॉक्टर हूँ, मैं तो गायनिक हूँ। लेकिन हार्ट सर्जन होने के बावजूद भी आपने कोविड की ड्यूटी करना क्यों मंजूर की? जैसे आप सेंटर में भी जा रही हैं, राधा स्वामी में भी जा रही हैं, होटल में भी जा रही हैं, ये इसकी क्या प्रेरणा रही? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और मैं सबको
जितने भी डॉक्टर्स हैं जो प्लेन एमबीबीएस हैं, उनको ये कम्युनिकेट करना चाहती हूँ कि एक तरीके से ये हमारी एक लड़ाई है। जैसे सेना तैनात होता है, देश का हर युवा एक सेना है जो आपकी किसी भी युद्ध में दुश्मन से लड़ने को तैयार रहता है। हर घर का जवान, हर एमबीबीएस डॉक्टर आज एक सेना की तरह है। उनको मुझे लगता है कि बहुत सारे मरीज़ हैं जो कोरोना है एक दुश्मन है, तो जितने भी एमबीबीएस डॉक्टर हैं उनको सामने आना चाहिए। ये राष्ट्रीय आपदा है, नेशनल क्राइसिस है, नेशनल क्राइसिस है डेफिनेटली, और ये पैंडेमिक है। इसको आम जनता को हमारा सपोर्ट चाहिए। अब मान लीजिए एक हॉस्पिटल में यदि 50 डॉक्टर हैं, उसमें से फिजिशियंस हमारे पास 2 होते हैं, चेस्ट फिजिशियन होते हैं 2, तो मान लो 4 डॉक्टर हैं और मरीज आपके पास 200 हैं, तो उनके लिए संभव नहीं है कि इतने सारे मरीजों को रोज ओपीडी, आईपीडी और आईसीयू में उनको हैंडल कर सकें। तो मेरा ये कहना है कि हमने जो भी फिजिशियन, सर्जन या कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियक सर्जन हम जो बने हैं, हमारी बेसिक ट्रेनिंग, हमारा फाउंडेशन एमबीबीएस तो है ही। इसलिए हम सबको सामने आकर इस जो महा क्राइसिस हमारे सामने खड़ा हुआ है, नेशनल इमरजेंसी, सो लेट्स ऑल फाइट टुगेदर लाइक एन आर्मी। ऑल एमबीबीएस डॉक्टर शुड कम फॉरवर्ड एंड देन फाइट एज अ बिग फाइट अगेंस्ट कोरोना। ये मैं मैसेज देना चाहती हूँ। डॉक्टर्स के जो एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग फील्ड के, जिसका जिक्र किया आप, जैसे हार्ट सर्जन, नहीं, मेरे कहने का मतलब वो सारे डॉक्टर्स तो एमबीबीएस हैं ही। बेसिक ट्रेनिंग तो है ही हमारी, बेसिक एजुकेशन तो वही है, बेसिक एजुकेशन तो है ही। क्योंकि दूसरी बात ये है कि आज के तारीख में सारे हिंदुस्तान में हॉस्पिटल्स में हमने इलेक्टिव एडमिशंस और इलेक्टिव सर्जरीज बंद करके रखी हैं, ताकि हमारे रिसोर्सेज हैं, जो ऑक्सीजन है, जो मेडिसिन की सप्लाई है, वो प्रिजर्व्ड रहें और उन दवाइयों को और उस ऑक्सीजन को हम बहुत ज़रूरतमंद कोविड पेशेंट्स को हम दे सकें, उनको प्रोवाइड कर सकें। इसलिए बहुत सारे जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं और जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो फ्री हैं। एक तरीके से देखा जाए तो उनके पास अभी कोई इलेक्टिव काम नहीं है, तो क्यों ना हम सब मिलके प्लांट सर्जरी हो नहीं रही है, लोग अस्पताल जाना भी पसंद नहीं कर रहे हैं, बच्चों को दिखाना या महिलाओं को दिखाना लोग भी पसंद नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में डॉक्टर्स को चाहिए कि वो भिड़ जाएं कोविड के मरीजों का उपचार करने में। मैं अपने हॉस्पिटल में देखती हूँ, मेरा फिजिशियन जो हमारे चेस्ट फिजिशियन है, जो इंटरनल मेडिसिन वाले डॉक्टर हैं, वो सुबह से रात लगे रहते हैं बेचारे। उनके पास टाइम नहीं होता कि हर मरीज को दिन भर देखें, ओपीडी में उनके पास पेशेंट्स होते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं भी उनको सपोर्ट करूं। इसलिए मैंने होटल आइसोलेशन और जो जिला प्रशासन ने पहल करके आज इंदौर में देवी अहिल्या कोविड केयर सेंटर बनाया है, जिसमें 6000 बेड्स की सुविधा है। उसमें से हमें 150 बेड मिला हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी मैंने स्वयं ली है। और आज की तारीख में मेरे पास 70 मरीज़ हैं, जिसका मैं रोज़ सुबह शाम राउंड लेती हूँ, और पूरे हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं और नर्सेज भी हैं। सो मुझे लगता है इट्स ए प्राउड मोमेंट फॉर अस इफ आई कैन कंट्रीब्यूट समथिंग फॉर द नेशन इन द पीरियड ऑफ क्राइसिस। मैं डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव से ये भी जानना चाहता हूँ कि दवाइयों को लेकर इस समय बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई है, भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जैसे ही आदमी पॉजिटिव निकलता है उसको लगता है कि मेरे को रेमडेसिविर लग जाना चाहिए, मेरे को टोजी इंजेक्शन लग जाना चाहिए, मुझे फेविफ्लू खा लेना चाहिए। हर आदमी, माफ़ करें, भारत का तो हर आदमी आधा तो डॉक्टर होता ही है, और हर घर में 3-4 सलाहकार डॉक्टर होते हैं कि आप जीरे की भाप ले लीजिए, अजवाइन की भाप ले लीजिए। वो सब छोड़ भी दें तो भी अभी इतना ज़्यादा पैनिक है रेमडेसिविर को लेकर कि मरीज की इधर रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उधर वो अस्पताल में और दवा की दुकान में, दवा बाजार में ढूंढने लगता है कि मुझे टोजी मिल जाए, रेमडेसिविर मिल जाए। क्या हर पेशेंट को रेमडेसिविर देना जरूरी है? कोविड पॉजिटिव पेशेंट है तो प्लीज़ पैनिक मत करिए, घर पे रहिए यदि आपको सिम्टम्स नहीं हैं, और आप वैसे ही ठीक हो जाएंगे। 8 दिन 10 दिन के बाद वैसे ही ठीक हो जाएंगे। पर सिम्टम्स आपको ज़्यादा है या ऑक्सीजन सैचुरेशन आपको ड्रॉप करता है तो आप अपने फिजिशियन को कंसल्ट करिए। अब जैसे आपने बात की, आज की तारीख में हमें न्यूज़ में देखने को दिन भर मिलता है कि भाई ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर की कमी है। मैं बता दूं कि रेमडेसिविर कोई रामबाण नहीं है, उसके डेफिनेट इंडिकेशंस हैं।
और कोई भी दवाई चाहे वो ऑक्सीजन भी क्यों ना हो, सबके अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अपनी मर्जी से, प्लीज़ मैं सारी जनता को ये कहना चाहती हूँ कि अपनी मर्जी से ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, स्टेरॉइड्स, टोसी, इन सब दवाइयों के पीछे प्लीज़ ना भागें। इनके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जब तक आपको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब ना करें, प्लीज़ इनको आप अपनी खुद से मत लगाएं। अब रही सवाल, हर घर में आप देखो तो ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ है, उसको मत रखिए। हमारे पास ज़रूरतमंद पेशेंट्स को देने के लिए ऑक्सीजन की डेफिनेटली कमी है अस्पतालों में। हम उनको रिसोर्स को प्रिजर्व करना चाहते हैं, जिनको चाहिए हम उन्हीं को देना चाहते हैं, और जितना चाहिए उतना ही हम देना चाहते हैं, ताकि हर मरीज़ को एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। रेमडेसिविर हमेशा पहले हफ्ते में, वो भी जिनको मॉडरेट डिसीज़ है, माइल्ड डिसीज़ में तो इंडिकेशन है ही नहीं, उसको पहले हफ्ते में ही जब रेप्लिकेशन फेस होता है वायरस का, तब हम रेमडेसिविर प्रिस्क्राइब करते हैं कि वायरस का जो रेप्लिकेशन उसको कम करने के लिए। लेकिन आपको यदि 7-8 दिन गुजर चुके हैं तब उसका कोई इंडिकेशन नहीं है। सेकेंड वीक कहते हैं इन्फ्लेमेटरी फेस होता है, जब आपकी बॉडी रिएक्ट करती है और मल्टी ऑर्गन में आपका रिएक्शन होता है, इन्फ्लेमेटरी फेस कहते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। उस सेकेंड फेस में हम स्टेरॉयड देते हैं। अब देखो, मेडिसिन का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग ऑफ मेडिसिन इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। अब ये स्टेरॉयड को हमने पहले हफ्ते में दे दिया तो जो वायरस है इसको एक बढ़िया बेड मिल जाता है और मल्टीप्लाई करने के लिए। तो ये दवा और बढ़ता जाएगा। ये दवा जो हमने यहाँ दे दिया तो नुकसान हुआ आपको। स्टेरॉइड्स को इसलिए हम सेकेंड वीक में शुरू करते हैं, 7 to 9 डेज के बाद, जब इन्फ्लेमेटरी फेस होता है उस समय स्टेरॉइड हमारा बहुत काम करता है, वो भी मॉडरेट डिसीज में अगेन एंड अगेन। तब वो हमारी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को ठीक करता है। इसके बाद आता है आपका साइटोकाइन स्टॉर्म, जब आपकी डिसीज बहुत बढ़ जाती है तब हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो होते हैं, जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स भी होते हैं, जिसको हम टोसिलिजुमैब भी कहते हैं, वो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं कि साइटोकाइन स्टॉर्म को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि पेशेंट आपका ठीक ठाक घर चला जाए। तो ये जो हम प्रॉपर यूज़ ऑफ मेडिसिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यदि हम ऐसे चलें, बाय गाइडलाइंस हम दवाइयों का यूज़ करें, तो मुझे नहीं लगता कि रेमडेसिविर की शॉर्टेज होगी या ऑक्सीजन की शॉर्टेज होगी। जो लोगों में भ्रम है कि भाई मेरा कोविड पॉजिटिव है, मुझे रेमडेसिविर लगना चाहिए, घर पे मैं ऑक्सीजन रख लूँ। तो इन लोगों ने तो रेमडेसिविर जो है वो अपने घर में स्टोर करके रखे हुए हैं। हाँ। टोजी तक खरीद के लोगों ने रख रखा है। लोग दूसरी तरफ, एक तरफ तो लोग रेमडेसिविर के अभाव में दम तोड़ रहे हैं, मर रहे हैं, और कुछ सक्षम लोगों ने, समर्थ लोगों ने, जो पावरफुल हैं, उन्होंने स्टोर करके अपने फ्रीज में रख रखे हैं। टोजी रख रखा है। ये भी मानवता के खिलाफ बड़ा अपराध है। बहुत बहुत। और टोजी तो लोग ऐसे रखे हुए हैं और लाके देके कभी कहते हैं कि डॉक्टर साहब लगा दीजिए। देखिए, टोजी को भी एक कोल्ड चेन मेंटेन करना होता है। जैसे आप मेरे पास लाके लगा दीजिए, मैम ये टोसी आप मुझे लगा दीजिए, मैं नहीं लगाऊंगी, वो दवाई तो पानी बन जाता है। उसका एक प्रॉपर कोल्ड चेन मेंटेन होता है। तो मैं नटशेल में ये कहना चाहती हूँ कि ये सब भ्रम है। आप अपनी मर्जी से अपना इलाज मत करिए, दवाइयों की, ऑक्सीजन की होर्डिंग मत करिए। इनके इंडिकेशंस बहुत लिमिटेड हैं और एज पर गाइडलाइंस हैं। आप इसको अपनी चॉइस मत बनाइए कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी लगा दीजिए। डोंट चूज योर ट्रीटमेंट, गो टू द डॉक्टर एंड लेट हिम डिसाइड योर ट्रीटमेंट। जो आप सेंटर संभाल रही हैं, जिस सेंटर का आप जिक्र कर रही थी कि वहाँ 6000 मरीज भर्ती होंगे और उसमें से एक बड़ा ब्लॉक आपको मिला है, मेदांता हॉस्पिटल को मिला है, तो वहाँ क्या प्रोसीजर है वहाँ भर्ती होने की, और वहाँ आप क्या क्या फैसिलिटीज उपलब्ध कराती हैं, दवाइयाँ कौन कौन सी आप वहाँ देती हैं, क्या वहाँ ऑक्सीजन भी उपलब्ध है? थोड़ा मैं जानना चाहूँगा सेंटर के बारे में। जिला प्रशासन की मैं तारीफ करूंगी कि उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है इंदौर की जनता के लिए। वहाँ पे पेशेंट्स हमारे पास स्क्रीन होके आते हैं, तो जो माइल्ड सिम्टम्स या एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं, जैसे मैंने कहा कि कोविड पॉजिटिव है और एसिम्टोमेटिक है, जिनको घर में रहने की सुविधा नहीं है, या घर में एल्डरलीज हैं, या बच्चे हैं, या कमरा छोटा है, तो ऐसे मरीज हम वहाँ पे रखते हैं। जिनको माइल्ड डिसीज़ है या एसिम्टोमेटिक कोविड है, जिनको आइसोलेशन की ज़रूरत है। ऑक्सीजन, वहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है। तो किसी मरीज को हमको लगता है कि मैंने 2 में यूज़ भी किया था, जिनका रूम एयर पे सैचुरेशन 90-91 हो रहा था, मैंने 2-3 दिन उनको दिया ऑक्सीजन, और आज उनका मैंने जब राउंड लिया तो विदाउट ऑक्सीजन उनका सैचुरेशन 94 आ गया है।
तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी है। जिला प्रशासन ने हमें बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध कराई हैं, और हमें कभी लगता है कि एक्स्ट्रा मेडिसिन कुछ चाहिए किसी पेशेंट के लिए, तो हम उनको जब रिक्वेस्ट फ्लोट करते हैं तो बड़े एक्टिवली वो हमें प्रोवाइड करते हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि एक एक पेशेंट आइसोलेटेड है, और मैं हर मरीज का पर्सनली राउंड लेती हूँ। और जैसे कल मेरा 5वां दिन हो जाएगा पेशेंट्स का, 22 से हम एडमिट करना शुरू किए हैं, तो कल मेरे कुछ डिस्चार्जेस भी हैं जो पेशेंट ठीक लग रहे हैं, और कल हमको प्रॉपर उनको डिस्चार्ज करके एडवाइस करके, और उनको खाना वगैरह सब वहीं से मिल रहा है। खाना भी वहीं से। एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, सीटी स्कैन। हर मरीज अपनी सीटी स्कैन की रिपोर्ट लेके आता है जी। आप आता है तो मैम मेरा ये सीटी स्कैन है, ये मेरा एक्सरे है। एक स्कोर का बड़ा लफड़ा है। एक स्कोर का लफड़ा है। हाँ कि साहब मेरा 8 है, मेरा 10 है, 25 में से 12 है। इसका कैलकुलेशन क्या है? फार्मूला क्या है इसका? नहीं, कैलकुलेशन तो सही है। मैं ये कहती हूँ कि फार्मूला क्या है इसका? नहीं, फार्मूला तो आपके जो लंग के हमारे जोन्स होते हैं, अपर लोब, मिडिल लोब, लोअर लोब, हर कोई लंग का एक जोन होता है, तो कौन से लंग में कौन से लोब में आपका कितना इन्फेक्शन है, वो सब कैलकुलेट करके आपका एक स्कोर बनाया जाता है। वो स्टैंडर्ड स्कोर होता है, जो भी 8/25, 10/25 ऐसा होता है। तो जितना ज्यादा, हाँ, किस पे घबराना और किस पे नहीं घबराना, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। पहली बात तो आप सीटी स्कैन तुरंत मत करवाइए। फर्स्ट 5 to 6 डेज यदि आपके पास माइल्ड सिम्टम्स हैं या एसिम्टोमेटिक है, सीटी स्कैन मत करवाइए, क्योंकि उस समय आपका शायद स्कोर 0 हो, या सीटी स्कैन बिल्कुल नॉर्मल निकलेगा, या एक्सरे भी बिल्कुल नॉर्मल निकलेगा। उसके बाद हो सकता है कि डिसीज़ आपको बढ़ जाए, आप मॉडरेट फेज में आ जाते हो। तो जो 6-7 दिन में जब आपको लगता है कि बुखार अब आना शुरू हो गया, ठीक नहीं हो रहा हमारा बुखार, खांसी और बढ़ गई है, तब हम जाके उनको सीटी स्कैन और पूरी कोविड प्रोफाइल के जो टेस्ट है वो हम एडवाइस करते हैं। तो 0 से 8 का हम मानते हैं कि माइल्ड स्कोर है, 8 to 15 हम मानते हैं कि मॉडरेट है, और अबव 15 हम कहते हैं कि सीवियर स्कोर है। तो जैसे हमारी देवी अहिल्या कोविड केयर सेंटर में हम यूजुअली 10 से कम स्कोर वालों को एडमिट करते हैं। उसके ऊपर होते हैं, यदि मेरे को लगता है क्लिनिकल जजमेंट होता है कि ठीक है तो हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, अदरवाइज वी रेफर देम टू हायर सेंटर्स। अभी तक एक भी ऐसा केस तो हुआ नहीं है। ये हो गया हमारे सीटी स्कोर के बारे में। वैसे बहुत सारी दवाइयाँ, जैसे एंटी कोगुलेशन है, हर कोई कहता है भाई एस्पिरिन खाना है, मुझे क्लेक्सिन लगवानी है। अरे भाई क्यों लगवानी है क्लेक्सिन, क्यों लगवानी है एकोस्प्रिन? हर दवाई के साइड इफेक्ट्स हैं। गूगल छाप डॉक्टर हैं, हाँ, ये गूगल छाप डॉक्टर हैं, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बन के जो डॉक्टर्स बने, ये आपको बहुत परेशान है या इरिटेट करते हैं? नहीं, इरिटेट नहीं करते। मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सा भ्रमित हैं बेचारे, इनको समझाना पड़ेगा हमें, बाय टीवी चैनल या न्यूज़ हमें ये समझाना पड़ेगा कि आप परेशान मत हो। वो परेशान हैं, वो डरे हुए हैं कि आप परेशान मत हो, आप एसिम्टोमेटिक है या माइल्ड सिम्टम है, घर पे रहें या होटल आइसोलेशन पे रहें, जैसा हमारे पास सुविधा है। और आपको कोई सिम्टम है तो डॉक्टर के पास आके अपने आप को डॉक्टर पे छोड़ दीजिए। एक परेशानी इन दिनों ये आ रही है शिप्रा जी कि लोग अस्पताल जाने से डर रहे हैं। उनको कोरोना नहीं हुआ लेकिन फिर भी डर रहे हैं कि भाई मुझे हार्ट में दर्द हुआ है, तो उन्होंने कहा छोड़ो अभी कौन अस्पताल जाएंगे। तो क्या हमें अपनी बीमारियों को अवॉइड करना चाहिए, या जब भी कुछ तकलीफ हो तो हमें तुरंत अस्पताल जाना चाहिए, डॉक्टर से बात करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज़ मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल मत डरिए। यदि हार्ट की डिसीज़ ऐसी है कि आपकी लाइफ एंड डेथ से रिलेटेड है, आपको चेस्ट पेन हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, प्लीज़ इमीडिएटली आइए हॉस्पिटल। ये मत डरिए कि पूरा अस्पताल कोविड का अस्पताल है, इमरजेंसी सर्जरी है। आप ये सोचिए कि शायद आप हॉस्पिटल आएंगे तो आप बच जाएंगे, आप हॉस्पिटल नहीं आएंगे, आपको कोविड नहीं होगा तो, लेकिन आप हार्ट अटैक से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी लाइफ को रिस्क हो सकता है। आप और आपके परिवार वाले, आपके फ्रेंड्स, आपका सोशल सर्कल, सब में कहिए कि यदि आपको इमरजेंसी है, स्पेशली आपको कार्डियक पेन है या किडनी की कोई परेशानी है, कोई भी आपकी रीनल फेलियर, डायलिसिस, अगेन मैं आपको डायलिसिस की बात करती हूँ, जिसको क्रॉनिक रीनल डिसीज है, जिनको हफ्ते में 3 डायलिसिस की ज़रूरत है, उसके बिना आपका जीवन असंभव है, आप प्लीज़ आइए डायलिसिस के लिए। यदि आपको ऑल्टरनेट डे डायलिसिस करना है और आपने मान लो 3 दिन का गैप कर दिया डायलिसिस में, ये सोच के कि उस अस्पताल में कोविड के मरीज भरे हुए हैं, भाई मैं तो कोविड से मर जाऊँगा, आप ये सोचिए सर कि आप डायलिसिस के लिए नहीं आएंगे, आपका पोटेशियम बढ़ जाएगा, आपको एसिडोसिस होगी, जैसी पोटेशियम बढ़ेगा वो सीधा कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, आप अपनी लाइफ को बहुत खतरे में डाल रहे हैं। आपने कहा कि हर दवाई के साइड इफेक्ट्स हैं, अब जो कोरोना की दवाइयां दी जा रही हैं क्या इनके भी साइड इफेक्ट्स हैं? मेरा अपना निजी अनुभव है कि जब मैं कोविड पेशेंट हुआ
मैं डायबिटिक नहीं हूँ, लेकिन जब मुझे इंजेक्शन दिए गए तो मेरी डायबिटिक 400 तक चली गई। हाँ हाँ बिल्कुल, शुगर बढ़ गई। हाँ। तो क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं इनके? हर दवाई के साइड इफेक्ट हैं, ऑक्सीजन के भी साइड इफेक्ट्स हैं, यही तो मैं समझा रही हूँ। अब हम सेकेंड वीक में स्टेरॉइड शुरू करते हैं। स्टेरॉइड ऐसा चीज़ है कि जो इन्फ्लेमेटरी फेज को कम करता है, लेकिन उससे शुगर बढ़ती है। हम उस समय आपके बढ़े हुए शुगर से बिल्कुल नहीं घबराते हैं। उस बढ़े हुए जो आर्टिफिशियली आपका शुगर बढ़ा हुआ है उसको हम इंसुलिन से ट्रीट करते हैं या दवाइयों से ट्रीट करते हैं, और स्टेरॉइड की वजह से जो आपकी शुगर बढ़ी हुई है वो 1 महीने के अंदर बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। तो उसे बिल्कुल ना घबराएं, लेकिन आप इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स घर पे ना करें, क्योंकि वहाँ आपका शुगर यदि हाई हो गया और कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है तो फिर आपकी लाइफ को डेफिनेटली खतरा है। सिमिलरली मैं एंटीकोगुलेंट्स का कहती हूँ कि एंटीकोगुलेंट्स के भी डेफिनेट इंडिकेशंस है। हर मरीज कहता है कि भाई मुझे एकोस्प्रिन भी लगा दीजिए, फ्लेक्सिन भी लगा दीजिए। इनके डेफिनेट इंडिकेशंस है। यदि आपका डी डायमर बढ़ा हुआ है जो डबल देन नॉर्मल है, तब हम उनको एंटीकोगुलेशन शुरू करते हैं जो 21 दिन तक चलता है। फिर उसके भी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, हम देखते हैं कि आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है। तो डॉक्टर सब कुछ चेक करता है कि आपको कितनी दवाई देनी कि नहीं देनी, आपको ये फायदा करेगा कि नुकसान करेगा। हर चीज़ हम समझ के आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। डेफिनेटली स्टेरॉइड से शुगर बढ़ता है। इवन डायबिटिक पेशेंट्स में हम सेकेंड वीक में यदि मॉडरेट डिसीज है तो हम स्टेरॉइड्स देते हैं, लेकिन उस शुगर को हम इंसुलिन से कंट्रोल करते हैं। फेविफ्लू या रेमडेसिविर के भी कोई साइड इफेक्ट्स हैं? हाँ जी, रेमडेसिविर भी हेपेटोटॉक्सिक है, नेफ्रोटॉक्सिक है। यदि आपको क्रॉनिक किडनी डिसीज है, ऑलरेडी आपका पहले से ही क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, यूरिया बढ़ा हुआ है, आपके लिवर फंक्शन टेस्ट आपके डिरेंज्ड है, तो हम रेमडेसिविर यूजुअली अवॉइड करते हैं। लेकिन हाँ, लगता है कि भाई अब आपको रियली ज़रूरत है रेमडेसिविर की, वायरस के रेप्लिकेशन को कम करना है, तो हम किडनी पेशेंट को और जिनको लीवर संबंधी समस्या है उनके लिए रेमडेसिविर ठीक नहीं है। एक्यूट यदि है, एक्यूट किडनी फेलियर है जो अभी हुई है, तो हम उस डोज को एडजस्ट कर लेते हैं क्रिएटिनिन के साथ। जैसे पूरा डोज है तो हम आधा देके देखते हैं, फिर क्रिएटिनिन रिपीट करते हैं। लेकिन जिनको क्रॉनिक रीनल डिसीज है, जिनकी क्रिएटिनिन ऑलरेडी 2 से ऊपर चल रहा है, उनको हम रेमडेसिविर अवॉइड करते हैं। तो ये भी दर्शकों को समझना चाहिए कि रेमडेसिविर हर मर्ज की रामबाण दवा नहीं है और इसके भी खतरनाक संकेत हैं। मैं ये भी जानना चाहता हूँ, चूंकि आप जैसे मैं डॉक्सीसाइक्लिन और फैबीफ्लू की बात करते हैं तो हम प्रेग्नेंट लेडीज या लैक्टेटिंग मदर्स में नहीं देते। डॉक्सीसाइक्लिन फिर से हम बच्चों में नहीं देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लीज़ आप डॉक्टर की सलाह क्यों नहीं लेते हैं? आप नहीं खा सकते ऐसे दवाई, आप अपने आप को नुकसान ज़्यादा पहुँचाएंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने गुड़गांव में वर्ल्ड क्लास मेदांता जो है उसमें आप बहुत लंबे समय से रही हैं, डॉक्टर नरेश त्रेहान साहब के साथ आपने बहुत काम किया है। ये जो महामारी चल रही है और भारत में, अब ये इसका कुछ अगर आपने वैज्ञानिक विश्लेषण किया हो कि इसका पीक कब आएगा और उसके बाद फिर कब ये उतरना शुरू होगा, क्योंकि लोग घबरा गए, अब ये जानना चाहते हैं कि आखिर इसका अंत कब होगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, हर इंडिविजुअल को वर्ल्ड ओवर या नेशनल वाइज या ग्लोबली एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू गेट सम और द अदर काइंड ऑफ इम्यूनिटी, जिसको हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि हर पेशेंट को एक एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। उसके 2 तरीके होते हैं। एक तो हम कंट्रोल्ड वे में आपकी बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं थ्रू वैक्सीनेशन। ये कंट्रोल्ड वे में आपको मैंने वैक्सीन लगाया, आपके बॉडी में एक कंट्रोल्ड वे में एंटीबॉडी डेवलप हुई जो कभी ब्लड टेस्ट में नहीं आती, लेकिन आपकी जो मेमोरी टी सेल्स हैं वो उसको आइडेंटिफाई करती है कि दोबारा आपको कोविड इन्फेक्शन हुआ तो मेमोरी टी सेल्स आइडेंटिफाई कर लेगी कि भाई ये तो बाहर का कीड़ा है, इसको तो मारना है, तो दौड़ के वो उस कीड़े को अलग कर देते हैं। दूसरे तरीके से जो आपके बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप होती है वो थ्रू इन्फेक्शन, वो अनकंट्रोल्ड वे होता है, वो हमारे हाथ में नहीं होता। तो वायरस एक बार घुस गया, आप इम्यूनाइज नहीं हो तो उसकी मर्जी है कि वो डिसीज माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर कॉज करता है। तो वो अनकंट्रोल तरीका, इवेंचुअली जो आपके सारे लोगों में एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होना जरूरी है। आएगा, आप क्या अंदाज लगा रही है पीक कब, किस समय में आना चाहिए? मोटे-मोटे तौर पर जब तक कि पूरी हर्ड इम्यूनिटी हर मरीज को नेशनली डेवलप नहीं हो जाती है, तब तक कि हमें थोड़ा ये क्राइसिस फेस करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इन कमिंग कपल ऑफ मंथ्स थोड़ा सा अपराइजिंग ट्रेंड रहेगा, फिर प्लेट्यू रहेगा, फिर स्पाइक्स रहेंगे, डाउन अप डाउन अप डाउन अप के, फिर ग्रेजुअली वीन अप होता है। मैं इंग्लिश में एक कहावत कहना चाहती हूँ। जी जरूर। एवरीथिंग इज ट्रांजिएंट, एवरीथिंग इज ट्रांजिएंट, सूनर और लेटर। जी बिल्कुल। एवरी लास्ट इको फेड्स, इवन द लाउडेस्ट थंडर इन द डीपेस्ट वैली। आज नहीं तो कल
हर इको को फेड होना है। ये बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी बिल्कुल ठीक कहा आपने लाउड कि कोई कैसी भी लहर हो, कैसा भी हो, किसी ना किसी वायरस हो या कुछ भी हो, इसका अंत सुनिश्चित है। और ये जो बात डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव ने कही है, ये शाश्वत सत्य है। कुदरत का यही नियम है कि कभी ना कभी कोरोना को जाना ही होगा, ख़त्म होना ही होगा। लेकिन जाते जाते ख़त्म होते होते वो कितना कहर बरपाएगा, कितनी तबाही मचाएगा, कितनी क़यामत लाएगा, ये हम कह नहीं सकते। और इसका एक ही इलाज है कि हम सावधान रहें, सतर्क रहें, मास्क पहनें, सुरक्षित दूरी रखें, बार बार हाथ धों और अब चिकित्सकों की सलाह से ही इलाज करें। अपने मन से दवाई ना लें। नीम हकीम खतरे की जान होती है, ये हमेशा याद रखें। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़। एक बार वैक्सीनेशन के बारे में मुझे कहना था, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, निवेदन करना चाहती हूँ हिंदुस्तान की जनता को, प्लीज़ वैक्सीनेशन करा लीजिए। इट्स द सेफेस्ट थिंग एंड इट इज़ द कंट्रोल्ड इम्यूनिटी। गो फॉर वैक्सीनेशन। और ऑफ कोर्स मास्क पहनिए, सैनिटाइज करिए, 2 गज की दूरी सबसे ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि वैक्सीनेशन की बात मुझसे छूट गई थी, जो मैडम ने सुधार दी है। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। 1 मई से 18 से 44 साल तक के लोगों को वैक्सीनेशन लगना शुरू हो जाएगा। 28 तारीख से उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। तो नौजवानों, 28 को सबसे पहला काम रजिस्ट्रेशन का कराइए। 1 मई को सबसे पहला काम वैक्सीनेशन का कराइए, क्योंकि वैक्सीनेट भारत ही स्वस्थ और सुरक्षित भारत होगा। धन्यवाद। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।